हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट्स ऑफ टाइम, लेंथ एंड मास की। ठीक है, एक्चुअली हम ऐसा यूनिट इन क्वांटिटीज की देख चुके हैं, लेकिन जो हमने इनकी ऐसा यूनिट देखी थी, हमें उनकी डेफिनेशन के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो अगर मैं टाइम की ऐसा यूनिट की बात करूं तो क्या है, सेकंड है। तो देखते हैं सबसे पहले द सेकंड। ठीक है, तो सेकंड क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ टाइम है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको डिफाइन करने की बात करूं तो पहले तो मतलब सेकंड को कुछ माना नहीं जाता था, लेकिन जब कोपरनिकस के बाद जब सटीक कैलकुलेशन की हमें जरूरत पड़ने लगी, तो सटीक कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करने लगे, चीजों को यूनिवर्सली डिफाइन करने लगे। ठीक है, तो चीजों को यूनिवर्सली डिफाइन करने के लिए टाइम को डिफाइन कैसे किया गया देखते हैं। तो टाइम को डिफाइन किया गया है, बहुत सालों तक ये डेफिनेशन वैलिड रही, बाद में इसको भी संशोधित कर दिया गया था। तो ये रहा था 1/86,400 टाइम्स ऑफ ए सोलर डे। ठीक है, मतलब जो आपका एक सोलर डे होता है, जो आपका 12 घंटे का दिन होता है, उसका उसको अगर हम इतने पार्ट्स में डिवाइड करें, 86,400 इतने पार्ट्स में जब हम एक सोलर डे को क्या करेगा, उसको तोड़ देंगे, तो जो सबसे छोटा एक टुकड़ा आएगा, पीस आएगा, उसे हम बोलेंगे 1 सेकेंड। ठीक है, मतलब क्या है, ये 1/86,400 टाइम्स ऑफ ए सोलर डे होता है। ठीक है, ये क्या रही, वैलिड रही बहुत सालों तक। ठीक है ना, वैलिड फॉर मैनी ईयर्स। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी हमें संशोधन की जरूरत पड़ी। आपको पता है टाइम, एक सेकंड कितनी छोटी यूनिट है, लेकिन क्या हमको और ज्यादा प्रिसाइसली इसको डिफाइन करने की जरूरत पड़ी। आप ये सोचो कि बस एक सेकंड इतना छोटा टाइम होता है, फिर भी हमको और ज्यादा प्रिसाइसली डिफाइन करने की जरूरत पड़ी टाइम की। जी हाँ, ये जरूरत पड़ी थी हमें जीपीएस की वजह से। जब जीपीएस सिस्टम बना था तो वो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दिखा पा रहा था, क्योंकि जो टाइम है उसमें एक डिफरेंस आ रहा था। तो उसके बाद एक एटॉमिक क्लॉक बनाई गई, और एक और इसमें प्रॉब्लम थी इस डेफिनेशन में, जो सोलर डे था ये वेरी करता था। ठीक है ना, कभी सोलर डे कुछ होगा, कभी कुछ होगा, मतलब ये फिक्स नहीं था। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए थी, एक ऐसे फिनोमिना चाहिए थी जो स्टेडी हो, जो कांस्टेंट हो। ठीक है, सो जो यहाँ पर ये क्या है, सोलर डे नॉट स्टेडी फिनोमिना। तो ये एक स्टेडी फिनोमिना नहीं है। ठीक है, और जब ये एक स्टेडी फिनोमिना नहीं है, तो जो सीजियम एटम है इसको चूज किया गया, बिकॉज जो सीजियम एटम है वो क्या कर सकता है, वो स्टेडीली वाइब्रेट कर सकता है, कैन वाइब्रेट स्टेडीली। मतलब इसके मतलब कांस्टेंट वाइब्रेशन हो सकते हैं इक्वल टाइम इंटरवल में। तो फिर हमने टाइम को डिफाइन किया 1967 में। ठीक है, 1967 में बोला गया 1 सेकेंड, ठीक है, इज डिफाइन एज टाइम रिक्वायर्ड फॉर 9,192,6,31,770 of vibrations of cesium atom। ठीक है, सीजियम एटम क्या कर सकता है, वाइब्रेट कर सकते हैं, लेकिन जो वाइब्रेशन का एक वाइब्रेशन का जो टाइम होता है वो फिक्स होता है। ये हम आगे चलकर जब और आइडियाज पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि जो कोई भी एक ऑस्किलेशन हो या फिर वाइब्रेशन हो, वो उसके एम्पलीट्यूड बाकी फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो जो वाइब्रेशन का टाइम होगा वो फिक्स होगा। तो जब एक सीजियम एटम इतने वाइब्रेशन कर लेगा तो उसको हम 1 सेकंड बोलेंगे। इससे हम क्या कर सकते हैं, टाइम को और ज्यादा प्रिसाइसली मेजर कर सकते हैं, और इसी की वजह से क्या हुआ, जीपीएस सिस्टम वर्क कर पाया। सो जीपीएस यूज एटॉमिक क्लॉक।
तो जीपीएस क्या करता है, एटॉमिक क्लॉक को यूज करता है, जिसमें हम सीजियम एटम के वाइब्रेशन से टाइम को मेजर करते हैं। अब ये तो टाइम के बारे में। अब जो दूसरी आपकी क्वांटिटी है वो है लेंथ। अब आपको देखनी है लेंथ की यूनिट, ठीक है, और लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर। तो चलो चलो देखते हैं, द मीटर। सो मीटर क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ, ये लेंथ की ऐसा यूनिट है। अब जो इसके बाद है, इसकी डेफिनेशन बहुत बार चेंज हुई है मीटर की, क्योंकि हमको लेंथ को और ज्यादा प्रेसाइजली मेजर करने के लिए हमको इसकी डेफिनेशन बार बार बदलनी पड़ी है। तो अगर मैं बात करूं 1791 की, 1791 में हमने मीटर को सबसे पहले डिफाइन किया था, और उस टाइम पर हमने बोला था कि ये क्या होता है, ये होता है 1 इतना 1/10 मिलियन, जो आपका होगा ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर टू नॉर्थ पोल, ठीक है। तो जो आपकी 10 मिलियन टाइम्स होगा, मतलब 1/10 मिलियन टाइम्स ऑफ जो इक्वेटर और पोल के बीच की डिस्टेंस है, उसका जो इतना पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे 1 मीटर। मतलब क्या है, आपकी जो इक्वेटर और नॉर्थ पोल उसके बीच की डिस्टेंस को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे इस नंबर से, तो आपको 1 मीटर मिलेगा, ठीक है। लेकिन फिर और ज्यादा हमें प्रिसाइजली डिफाइन करने की जरूरत पड़ी, तो उसके बाद हमने मीटर की डेफिनेशन को चेंज किया, और 1889 में हमने बोला जो डिस्टेंस होती है, एक प्लेटिनम इरिडियम बार होता था, जो मतलब जो एक यूनिफाई करने के लिए हमने रखा था, एक रेप्लिका बनाया था, एक स्टैंडर्ड बनाया था, और ये बनाया था इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर ने, ठीक है। सो 1889 में इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर, इन्होंने एक प्लेटिनम और इरिडियम, एक मेटल होती है जिसमें 90% प्लेटिनम होता है और 10% इरिडियम मेटल होती है, तो एक बार लिया और उसके बीच में हमने 2 लाइन खींच दी गई उन्होंने, तो उनकी जो 2 खींची हुई लाइन के बीच की डिस्टेंस है उसको हमने बोल दिया 1 मीटर, ठीक है। सो जो प्लेटिनम इरिडियम बार के दो लाइन उसके ऊपर खींची गई 2 लाइन के बीच की डिस्टेंस को हमने एक पैमाना बना लिया, एक स्टैंडर्ड बना लिया इंटरनेशनल वे में, और फिर उसको हमने बोल दिया। और ये जो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर है, इस सैंपल को रखा पेरिस के पास में, ठीक है। सो डिफाइन किया गया मीटर को, डिस्टेंस बिटवीन 2 engraved lines on a platinum iridium bar now placed near पेरिस, जो पेरिस में रखा गया। अब ये डेफिनेशन भी हमें वैलिड नहीं रही, क्योंकि हमको और ज्यादा प्रिसाइजली डिफाइन करने की जरूरत पड़ी थी, और आपको पता है 1889 तक तो हमने सेकंड को भी और ज्यादा प्रिसाइजली डिफाइन नहीं किया था। फिर उसके बाद हमने क्या किया है, 1960 में इसको रीडिफाइन किया मीटर को, और 1960 में हमने इसको वेवलेंथ की टर्म्स में डिफाइन किया, ठीक है। अब वेवलेंथ की टर्म्स में हमने क्या बोला, ये होता है 1650763.73 वेवलेंथ, ये एक नंबर है। अब जो इतनी वेवलेंथ होगी ना ऑफ ऑरेंज लाइट emitted by क्रिप्टॉन एटम, ठीक है। तो एक क्रिप्टॉन एटम है, उससे क्या निकलती थी, ऑरेंज कलर की लाइट निकलती थी। तो जो उसके ऑरेंज कलर की लाइट जो निकल रही है, जो उस लाइट की वेवलेंथ होगी, उसके इतने टाइम्स जो नंबर मिलेगा आपको वो 1 मीटर होगा। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, जो ऑरेंज लाइट की जो वेवलेंथ है उसको हम इतने टाइम्स देख रहे हैं, तो वो 1 मीटर मिलेगी। हमने डिफाइन किया था जिससे, और हमें प्रेस्टिजियन मिली थी, लेकिन ये एनफ नहीं था 1960 में।
लेकिन 1967 के बाद जब हमने सेकंड को एटॉमिक क्लॉक के अकॉर्डिंग और ज्यादा प्रिसाइसली मेजर किया, तो उसके बाद मीटर को और प्रिसाइसली डिफाइन करने के लिए हमने 1983 में, जब, क्योंकि 1967 में तो आपकी टाइम की यूनिट आई, सेकंड की यूनिट आई थी, सेकंड एटॉमिक क्लॉक जो के ऊपर जो बेस्ड है, जिस जीपीएस यूज करता था, जो बहुत ज्यादा प्रिसाइज है, अब उसी का ही यूज कर कर हमने लाइट की स्पीड का यूज कर कर हमने इसको डिफाइन किया है, ठीक है, मीटर को। तो 1983 में देखो हमने क्या डिफाइन किया था मीटर को। सो डिस्टेंस 1 मीटर को वो लगाया था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1/29979245 ऑफ ए सेकेंड, ठीक है। मतलब इतने सेकंड में, मतलब एक सेकंड के इतने हिस्से में लाइट जितनी डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी उसको हम बोलते हैं 1 मीटर, ठीक है, उसको हमने डिफाइन किया 1 मीटर। अब ये जो नंबर है, ये पता है ये स्पीड ऑफ लाइट है। हम बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, बट नहीं, ये और प्रेसाइसली देखा जाए तो ये इतने मीटर पर सेकंड होती है इसकी स्पीड ऑफ लाइट। अगर आप स्पीड ऑफ लाइट को और ज्यादा प्रेसाइसली मेजर करोगे तो 1 मीटर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने सेकंड को प्रिसाइसली मेजर कर लिया, तो एक सेकंड के इतने हिस्से में जो लाइट ट्रेवल करेगी डिस्टेंस, वो डिस्टेंस कितनी होगी, 1 मीटर होगी। अब मीटर और सेकंड में दोनों में आपस में तालमेल मिल गया, और ये काफी प्रिसाइज है, ठीक है। और ये चेंज हो सकती है अगर आप ज्यादा एक्यूरेसी से क्या करोगे, इसको मेजर कर पाओगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं एक पॉइंट बनाकर, लेंथ ऑफ मीटर will change, if someone find speed of light with greater accuracy, ठीक है। तो अगर आप ज्यादा एक्यूरेसी से निकाल पाओ तो मीटर की भी लेंथ क्या होगी, चेंज हो जाएगी। हम मीटर को डिफाइन नहीं करेंगे, मीटर ही चेंज हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद हम आ जाते हैं, अगली जो यूनिट है वो है आपकी किलोग्राम, जो मास की यूनिट है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम द किलोग्राम। इसका एब्रीविएट है केजी, एब्रीविएट मतलब एक सिंबल, ठीक है, केजी। अब ये क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ है, ठीक है। अब जो इसको मास को हमने डिफाइन क्या, प्लेटिनम इरिडियम बार से, आज भी वही डिफाइन कर रखा हमने, प्लेटिनम इरिडियम बार से। लेकिन 2018 के बाद इस पर काफी एफर्ट हुए किलोग्राम की डेफिनेशन को बदलने के लिए, और ये अभी भी चल रहा है। हाँ, साइंटिस्ट किलोग्राम की डेफिनेशन को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल देख लेते हैं अभी तक वैलिड क्या है। तो ये क्या है, 1 किलोग्राम क्या होगा, मास ऑफ प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर kept with the old meter standard at International Bureau of Weights and Measurements near Paris। तो इसका मतलब क्या है,
कि जो आपके प्लेटिनम इरिडियम बार था, जो आपका मीटर स्टैंडर्ड था, जिसको इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट ने पेरिस के नजदीक रखा था, तो वो जो प्लेटिनम इरिडियम बार है उसका जो मास होगा वो 1 किलोग्राम बोला गया और वो आज तक वैलिड है, ठीक है ना। वो हालांकि वो लेंथ की डेफिनेशन हमने बदल दी, जो उसके ऊपर हमने 2 लाइनें खींची थी, लेकिन हमने इसको किलोग्राम को उसके बाद इतना डिफाइन नहीं किया है क्योंकि इतनी इसकी खास जरूरत नहीं पड़ी है, लेकिन अब इसकी जरूरत पड़ने लगी है क्योंकि ये जो पेरिस के नजदीक रखा गया है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट ने जो इसे रखा है, इस प्लेटिनम इरिडियम बार के जो एग्जैक्ट रेप्लिका है वो यूनाइटेड स्टेट्स की एक संस्था है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी, उसके पास भी है। और वहां के साइंटिस्ट करंटली NIST के साइंटिस्ट इसको रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको और ज्यादा प्रिसाइसली मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं और 2 कॉम्प्लीमेंट्री मेथड किलोग्राम को डिफाइन करने की, निकालने के लिए फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द स्टैंडर्ड किलोग्राम, जो स्टैंडर्ड किलोग्राम के एग्जैक्ट रेप्लिका है, और ऑल्सो केप्ट एट द US नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी, शॉर्ट में बोलते हैं इसको NIST, ठीक है ना। लेकिन ये जो संस्था है इसकी बहुत सारी जो ब्रांचेज है वहां पर इसके एग्जैक्ट रेप्लिका रखा गया है किलोग्राम के लिए, और यहाँ पर जो साइंटिस्ट है वो क्या कर रहे हैं, 2 कॉम्प्लीमेंट्री मेथड निकालने की कोशिश कर रहे हैं किलोग्राम को डिफाइन करने के लिए। सो साइंटिस्ट एट NIST are currently investigating two complementary method of redefining kilogram, ठीक। और 2018 के बाद ये एफर्ट्स क्या हुए, बहुत सारे एफर्ट्स रहे हैं, ठीक है। तो ये थी आपके किलोग्राम के बारे में कि किलोग्राम की डेफिनेशन क्या है। फिर इसके अंदर एक आपका प्लेटिनम इरिडियम जो सिलेंडर था उसको रखा गया, उसके जो मास होगा वही क्या आपका किलोग्राम होगा, ठीक है। अब इससे आगे थोड़ा सा देख लेते हैं जो है मैट्रिक प्रेफिक्स, ठीक है ना। हम मैट्रिक सिस्टम में क्या करते हैं, 10 की पावर का यूज करके मेजरमेंट्स को लिखते हैं। हम जो भी मेजरमेंट्स लेंगे वो क्या होगी, 10 की पावर की 4 में होगी। तो जो आपका SI सिस्टम है, MK सिस्टम है, वो क्या करता है, मैट्रिक्स सिस्टम को मतलब सूट करता है। और मैट्रिक प्रेफिक्स का मतलब क्या होता है, जो किसी भी नंबर को हम 10 की पावर के फैक्टर में डिनोट कर रहे हैं, तो जो फैक्टर होगा ना जो 10 का, जो 10 की पावर को बताएगा उसको हम क्या करते हैं, एक सिंबल से डिनोट कर देते हैं, ठीक है ना। तो मैट्रिक प्रेफिक्स क्या होता है, एक सिंबल होता है टू डिनोट फैक्टर ऑफ 10, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, जैसे 10 की पावर 1 है, क्या होगा, इसको हम बोलते हैं डेका। डेका मतलब इसका सिंबल एब्रिविएट है DA। तो अगर मेरे पास क्या है 50 ग्राम है, तो 50 ग्राम चीज को मैं बोल सकता हूँ 5 डेका, ठीक है ना। 50 ग्राम ना बोलकर इसको मैं 5 डेका बोल सकता हूँ। 50 मीटर ना बोलकर इसको मैं 5 डेका मीटर बोल सकता हूँ। तो इस तरीके से होता है। और अगर मैं 10 की पावर 2 की बात करूँ तो क्या है, हेक्टो, और इसके लिए सिंबल होता है H एब्रिविएट। और 10 की पावर 3 के लिए क्या सिंबल होगा, किलो, मतलब इसके लिए क्या सिंबल होगा, जैसे किलोग्राम होता है, किलोमीटर होता है, तो मीटर हो गया 1000, मीटर क्या हो गया, किलोमीटर हो गया, इसके लिए हम के सिंबल यूज कर लेते हैं। फिर उसके बाद 10 की पावर 6 होता है, जिसके लिए हम मेगा सिंबल यूज करते हैं, मेगा बोलते हैं, इसके लिए हम
कैपिटल एम सिंबल यूज करते हैं। देखो जो बड़ी यूनिट होती है ना पॉजिटिव पावर, इसमें सभी में हम कैपिटल यूज करते हैं, बस डेका में होता है स्मॉल डी, बाकी सारों में डेका और हेक्टो में होता है। जैसे ही किलो पाया, अब हम क्या हो गए, सारे के सारे सिंबल बड़े ही यूज करेंगे। 10 की पावर 6 के बाद आएगा 10 की पावर 9, जिसको हम बोलते हैं गीगा, ठीक है। और गीगा के लिए हम सिंबल यूज करेंगे कैपिटल जी। फिर उसके बाद आ जाता है 10 की पावर 12, 10 की पावर 12 को हम बोलते हैं टेरा, ठीक है। और टेरा के लिए हो जाएगा आपका कैपिटल टी 10 की पावर, फिर उसके बाद आ जाता है 15, और 10 की पावर 15 के लिए हम बोलेंगे पैसा, ठीक है। और इसके लिए हम पी सिंबल यूज करेंगे। और 10 की पावर 18 ले आएगा उसके बाद, और 18 में हम यूज करेंगे एक्सा, ठीक है। और एक्सा के लिए हम कैपिटल ई सिंबल यूज करेंगे। और 10 की पावर इसी तरह से 21 है, और इसके लिए हम यूज करते हैं जेटा, और इसका सिंबल होगा जेड। और उसके बाद आता है 10 की पावर 24, और 10 की पावर 24 में हम यूज करते हैं योटा, जिसमें 10 की पावर 24 के लिए हो गया योटा सिंबल, वाई एब्रिविएट हो गया कैपिटल वाई। तो अगर मैं बात करूं इसमें नेगेटिव पावर्स हो, अगर तो 10 की पावर -1 डेसी बोला जाएगा, 10 की पावर -2 सेंटी बोला जाएगा, 10 की पावर -3 मिली, स्मॉल एम सिंबल यूज होगा। इसमें जनरली स्मॉल सिंबल ही यूज होते हैं। डेसी के लिए स्मॉल टी है और सेंटी के लिए स्मॉल सी है। 10 की पावर -6 को माइक्रो बोलते हैं, इसका सिंबल ये होगा। और 10 की पावर -9 को नैनो बोलते हैं, सिंबल स्मॉल एन, एब्रिविएट स्मॉल एन होगा। 10 की पावर -10 एंगस्ट्रॉम बोला जाता है, इसका सिंबल ये होगा। ए की पावर ये 0 लगा देंगे हम, डिग्री लगा देंगे। तो 10 की पावर -12 होगा पीको, इसको स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। और 10 की पावर -15 फेम्टो बोलते हैं, इसको हम स्मॉल एफ लिखते हैं। 10 की पावर -18 एटो बोलते हैं, इसको स्मॉल ए से। 10 की पावर -21 को हम जेप्टो बोल सकते हैं, स्मॉल जेड सिंबल से इसको यूज कर सकते हैं। और 10 की पावर -24 को हम योक्टो बोल सकते हैं, इसको हम स्मॉल वाई सिंबल से यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले।